बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। PHY 302 मैकेनिक्स 2 में हम डिस्कस करेंगे बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो मैटर में हमारे पास सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और गैसेस स्टेट है। तो इनकी बल्क प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जब जहाँ पे एटम कंबाइन हो जाते हैं और उसके बाद एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होकर जो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमें नज़र आता है, जिससे हम डायरेक्टली डील करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बल्क प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर में अगर हम एटम के लेवल पर जाएं तो हमें क्रिस्टल और लैटिस मिलते हैं और यूनिट सेल मिलते हैं। लेकिन अगर हम बल्क की फॉर्म में बात करें, यानी कि बहुत सारे क्रिस्टल्स को जोड़कर देखें, तो हमें एक स्पेसिफिक शेप नज़र आएगी। फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा सॉलिड्स का, और फिर सॉलिड्स की रिजिडिटी होगी। रिजिडिटी से मुराद ये है कि कुछ सॉलिड्स बड़े सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत हार्ड किस्म के होते हैं, टफ़ किस्म के। तो जो टफ़ होते हैं उनकी रिजिडिटी ज़्यादा होती है और जो सॉफ्ट होते हैं उनकी रिजिडिटी कम होती है। फिर सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है, और इलास्टिसिटी हम इलास्टिक मॉडुलस की फॉर्म में देखते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को नहीं स्टडी करना। तो फिर इस लिहाज से हम जस्ट इलास्टिसिटी को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद अगर लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में हमारे पास जो है वो विस्कोसिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, जो कि फ्रिक्शनल इफेक्ट है लिक्विड्स की सरफेस के दरमियान, फ्लोइंग लिक्विड के दरमियान। फिर इसके साथ साथ सरफेस टेंशन है लिक्विड की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और बॉयंट फोर्स है जो कि लिक्विड के प्रेशर की बेस पर जनरेट होती है। बॉयंट फोर्स को हम यहाँ पे जो है वो स्टडी शायद ना करें। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। इसके बाद जो गैसेस स्टेट है हमारे पास, गैसेस स्टेट में प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो गैसेस का प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डिफ्यूजन है। ये जो है वो ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें नॉर्मली हम प्रेशर को स्टडी करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी अगर हम बात करें टेम्परेचर की, वॉल्यूम की या डिफ्यूजन की, तो इन चीज़ों के बारे में हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। गैसेस की भी विस्कोसिटी होती है किसी हद तक, यानी कि लिक्विड्स की निस्बत तो गैसेस की विस्कोसिटी बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी गैसेस की विस्कोसिटी जो है वो किसी हद तक है। तो इसलिए गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम विस्कोसिटी को देखेंगे। इसके साथ साथ हम गैसेस की मोशन को भी देखेंगे और लिक्विड्स की मोशन को भी देखेंगे। लिक्विड्स और गैसेस की जो स्टेडी स्टेट मोशन है उसको हम बर्नौलीज़ इक्वेशन से स्टडी करते हैं। तो इसलिए इस मकसद के लिए हम बर्नौलीज़ इक्वेशन को स्टडी करेंगे। तो वो चीज़ जो है, यानी कि जो स्टेडी स्टेट मोशन है, उसको हम बेसिकली स्टडी करते हैं फ्लूइड फ्लो में। और सबसे पहले तो हम फ्लूइड फ्लो के जनरल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, लेकिन वो भी किसी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ फिर हम जो है वो पॉइजलीज लॉ जो है स्टडी करेंगे। ये लॉ जो है बेसिकली हमें फ्लक्स मास के बारे में बताता है, यानी कि हमें यह बताता है कि किसी गिवन टाइम पे किसी किसी एरिया में से कितना फ्लूइड जो है वो फ्लो, उसका मास कितना फ्लो कर चुका है। ये कंजर्वेशन ऑफ मास की बेस पर जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी चीज़ जो है बर्नौलीज़ इक्वेशन, वो एनर्जी डिस्क्रिप्शन हमें देती है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं बल्क प्रॉपर्टीज़ में से इलास्टिसिटी से, और इलास्टिसिटी में हम सबसे पहले देखेंगे इलास्टिक मॉडुलस। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि इलास्टिक मॉडुलस क्या है। बेसिकली हम ये पिछली क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ओवरव्यू लेना है। इलास्टिक मॉडुलस होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होती है, हम किसी सॉलिड पे फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स उसके किसी एक सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाइड डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सरफेस अंडर फोर्स, इसको इस रेशो को हम स्ट्रेस कहेंगे। फिर फोर्स अप्लाई होने की, यानी कि स्ट्रेस की बेस पर सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन आएगी उसको हम स्ट्रेन की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो डिफॉर्मेशन जो है हम कहते हैं कि चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन से क्या मुराद है? डायमेंशन लेंथ हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है, या फिर एंगल हो सकता है।
अच्छा, तो सबसे पहले हम यंग्स मॉडुलस की बात करें जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक रेशो है टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हम फाइंड आउट करें तो उसके लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है, F/A, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और वो एरिया जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है। और फिर स्ट्रेन जो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन जिसको हम कह रहे हैं वो बेसिकली लेंथ के अलॉन्ग स्ट्रेन है। तो लेंथ के लॉन्ग स्ट्रेन अगर हम देखें तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे यानी कि डायमेंशन जो है वो लेंथ है। अच्छा, फिर बल्क मॉडुलस की अगर हम बात करें तो बल्क मॉडुलस हमारे पास जो है वो है के से हम रिप्रेजेंट करते हैं F/A डिवाइड बाय डेल्टा V/V। F/A जो है स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा V जो है ये वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम है, और V जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम है जबकि चेंज नहीं आया था या जब हमने स्ट्रेस अप्लाई नहीं की थी। फिर तीसरे हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस है शेयर मॉडुलस, और इसको गैमा से या जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल है F/A डिवाइड बाय डेल्टा स्मॉल ए ओवर स्मॉल ए। F/A तो जो है वो स्ट्रेस ही है। यहाँ पे डेल्टा ए जो है ये बेसिकली चेंज इन पॉइंट पोजीशन ऑफ सरफेस है, और ए जो है ये ओरिजिनल पोजीशन है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड है जो क्यूबिकल फॉर्म में है। बेसिकली ये मैं इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना है, मुझसे एग्जैक्टली क्यूबिकल फॉर्म नहीं है या स्क्वायर फॉर्म नहीं है। एनी हो, सिंपली ये समझ लें कि हर साइड जो है इसकी बराबर है। तो इसकी एक लेंथ जो है वो ए है जब इस पर कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं हुई। फिर इसके एक साइड पे एक फेस पे स्ट्रेस अप्लाई हुई, और उस फेस पे स्ट्रेस अप्लाई होने से वो फेस जो था वो पिंच हो गया, पिंचअप हो गया, यानी कि एक साइड पे बेंड हो गया। तो अब ये जितनी बेंडिंग आई है उसके ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक वो जितना उसमें चेंज आया है उसको हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा ए और ए रेशो जो है ये हमें शियर स्ट्रेन देगी। इसी चीज़ को हम एंगल टैन थीटा से भी मेजर कर सकते हैं। थीटा बेसिकली वो एंगल है जिस एंगल पर फेस जो है वो बेंड हो गया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल। ओरिजिनली अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकल फेस था, लेकिन जब बेंड हुआ तो वर्टिकल के साथ अब इसका एंगल थीटा बन रहा है। तो थीटा को फिर अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू टैन थीटा। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ए जो है अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर बना रहा है, और ये ए जो है ये हमारे पास बेस बना रहा है। तो डेल्टा ए ओवर ए जो है वो टैन थीटा के बराबर आ रहा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी की टाइप्स में सबसे पहले लीनियर इलास्टिसिटी है। तो वो मटेरियल जो कि हुक्स लॉ को ओबे करते हैं, हुक्स लॉ क्या है इसके बारे में भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वो मटेरियल जो हुक्स लॉ को ओबे करते हैं, एक तो वो मतलब उनमें लीनियर इलास्टिसिटी होती है। सेकंड पॉइंट उनके लिए ये है कि जो उनकी इलास्टिसिटी अगर हमने मेजर करनी हो इलास्टिसिटी की अमाउंट, तो इलास्टिसिटी की अमाउंट मेजर की जा सकती है इलास्टिक मॉडुलस से और इलास्टिक लिमिट से। फिर अनलोडिंग पाथ और लोडिंग पाथ जो है वो सेम होते हैं। क्या मतलब है इसका? लोडिंग और अनलोडिंग पाथ से मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, अक्सर हम ये एक्सपेरिमेंट करते भी हैं, तकरीबन मैट्रिक में भी ये एक्सपेरिमेंट आता है, हम इस स्प्रिंग के ऊपर यहाँ पे वेट डालते जाते हैं, तो ये हम उसको लोड करते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी लेंथ में चेंज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें और हम कहें कि हम जैसे जैसे अगर हमने 10 न्यूटन वेट डाला तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इजाफा हुआ, फिर 20 डाला तो फिर 2 सेंटीमीटर यानी कि 4 तक चला गया, फिर हमने 30 वेट किया न्यूटन तो फिर ये 6 तक चला गया सेंटीमीटर में चेंज जो था लेंथ में। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ है वो यानी कि लोडिंग के केस में जो है वो इक्वली बढ़ रहा है। अच्छा, अगर हम वेट निकालना शुरू कर दें, यानी कि हमारे पास अब 30 हमने वेट डाला हुआ है, 30 पे जो है वो चेंज इन लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अगर हम 30 में से निकाल के 20 पे आ जाएं तो 20 पे जो लेंथ चेंज में लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हो जाए। फिर इसी तरह से मज़ीद निकालें और 10 पे आ जाएं
और 10 पे जो चेंज है वो 2 सेंटीमीटर हो जाए, और अगर 10 भी रिमूव कर दें तो चेंज 0 पे आ जाए। तो फिर इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमने लोडिंग में देखा था, लोडिंग में जितना जितना जो था वो लेंथ में चेंज आया था, अनलोडिंग में भी उतना उतना ही लेंथ में चेंज आ रहा है। पहले लेंथ में चेंज बढ़ रहा था, अनलोडिंग में लेंथ में चेंज कम होता जाएगा। तो इस तरह से पहले लोडिंग के लिए ग्राफ बनाए तो वो भी इन्हीं पॉइंट्स पे बने, अनलोडिंग के लिए बनाए तो वो भी इन्हीं पॉइंट्स पे बने। तो इसके लिए हम कहते हैं कि लोडिंग और अनलोडिंग पाथ जो है वो एक ही है। तो ऐसे मटेरियल जो हैं जो इस तरह के मॉडल को शो करते हैं, यानी इस तरह के मॉडल को ओबे करते हैं, और इस मॉडल को हम लीनियर इलास्टिक मॉडल भी कहते हैं, ये जो हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो इस मॉडल को ओबे करने वाले मटेरियल्स को हम लीनियरली इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं, और इनके इस बिहेवियर को लीनियर इलास्टिसिटी कहते हैं। ऐसे मटेरियल की एग्जांपल में हमारे पास मेटल्स हैं। फिर है नॉन लीनियर इलास्टिसिटी। तो जाहिर बात है ऊपर जितने भी पॉइंट हमने 3 डिफाइन किए हैं, अगर कोई मटेरियल उन तीनों पॉइंट्स के अपोजिट बिहेव करता है तो फिर ऐसा मटेरियल जो है वो नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, और उसके इस बिहेवियर को हम नॉन लीनियर इलास्टिसिटी कहेंगे। तो हम रिपीट कर देते हैं, यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो मटेरियल जो हुक्स लॉ ओबे नहीं करेगा, जिसकी इलास्टिसिटी की अमाउंट जो है वो एक तो फिक्स नहीं होगी, फिर इसके साथ साथ उसका कोई स्पेसिफिक इलास्टिक मॉडुलस नहीं होगा। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि लोडिंग और अनलोडिंग पाथ जो हैं वो लोडिंग और अनलोडिंग जो है ये पाथ डिपेंडेंट होगी। मतलब ये है कि अगर लोडिंग करेंगे तो उसके लिए पाथ मुख्तलिफ बनेगा, और अनलोडिंग करेंगे तो उसके लिए पाथ मुख्तलिफ बनेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास प्लास्टिक है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा नॉन लीनियर इलास्टिसिटी में भी हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हमें मिलती हैं, जिनमें से एक टाइप है हाइपर इलास्टिसिटी। अब हाइपर इलास्टिसिटी क्या है? बेसिकली ये ऐसा बिहेवियर है और ऐसे सॉलिड्स का बिहेवियर है जो कि हाई स्ट्रेन पर इलास्टिसिटी शो करते हैं। यानी कि जब हम स्ट्रेस कम रखेंगे या स्ट्रेन जब उनमें कम होगी तो वो नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर शो करेंगे, और जब उनमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब वो इलास्टिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगे, लीनियर इलास्टिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगे। ऐसे मटेरियल की एग्जांपल में हमारे पास रबर है। रबर को अगर हम थोड़ा सा खींचें तो ये नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर शो करती है। इसमें अगर मतलब जो है वो कम स्ट्रेन के ऊपर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती स्ट्रेन के, लेकिन अगर इसको हम बहुत ज़्यादा खींचें और इसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आए तो फिर रबर जो है वो लीनियर इलास्टिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देती है। फिर इसकी स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल हो जाती है। मतलब जैसे जैसे फिर हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेन भी उसी लिहाज से बढ़ती जाएगी, लेकिन ये हाई स्ट्रेन पे जाके होगा। कम स्ट्रेन पे जो है वो इस तरह का बिहेवियर हमें शो नहीं होगा। नॉन लीनियर इलास्टिसिटी में अगली टाइप हाइपो इलास्टिसिटी है। हाइपो इलास्टिसिटी जो है वो बेसिकली ऐसे मटेरियल की इलास्टिसिटी होती है जिनमें टाइम के लिहाज से जो है वो उनकी इलास्टिक बिहेवियर में चेंज आता जाता है। यानी कि अगर हमारे पास एक मटेरियल है तो उस पर अगर हमने किसी एक फ़र्ज़ करें उस पर हमने 10 सेकंड के लिए स्ट्रेस अप्लाई की है, तो तब उसकी स्ट्रेन जो है वो मुख्तलिफ होगी, और अगर हम उस पर जो है वो 20 सेकंड के लिए स्ट्रेस अप्लाई करें तो तब उसमें स्ट्रेन जो है वो मुख्तलिफ होगी। फिर इसी तरह से अगर हमने उस मटेरियल पे एक दफ़ा स्ट्रेस अप्लाई की तो उसकी स्ट्रेन जो है वो मुख्तलिफ होगी। अगर हम उस पर बार बार स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे, यानी कि हमने एक दफ़ा स्ट्रेस अप्लाई की, फिर थोड़ा सा वक्फा देकर मतलब फिर उस स्ट्रेस रिमूव कर दी और थोड़ा सा ठहर के फिर से स्ट्रेस अप्लाई की, तो इस तरह से हमने मुख्तलिफ इंटरवल्स पे उस पर स्ट्रेस अप्लाई की। तो मुख्तलिफ इंटरवल्स पे स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद हम जब दोबारा से उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो फिर उसकी स्ट्रेस और स्ट्रेन में वो
रिलेशन नहीं रहेगा, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में जब हमने पहली दफ़ा अप्लाई की थी तब था। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉपर वायर है और उस कॉपर वायर को हम मुसलसल बेंड करते जा रहे हैं, मतलब बार बार उसको बेंड करते हैं, सीधा करते हैं, बेंड करते हैं, सीधा करते हैं, बेंड करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतनी नरम हो जाती है कि वो फिर टूट जाती है, हालांकि हम उस पे स्ट्रेस जो है वो एक जितनी ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उसकी हिस्ट्री जो है वो बेसिकली उसके अंदर स्टोर होती जाती है, जिसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी चेंज होती जाती है। तो ऐसे मटेरियल को हम हाइपो इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। फाइनाइट इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो ये भी बेसिकली एक टाइप है नॉन लीनियर इलास्टिसिटी की। फाइनाइट इलास्टिसिटी से मुराद ये है कि ऐसे मटेरियल जिनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा इलास्टिक बिहेवियर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो डिफॉर्मेशन आती है वो बहुत थोड़ी सी आती है। तो ऐसे मटेरियल की इलास्टिसिटी को हम फाइनाइट इलास्टिसिटी कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि उनमें डिफॉर्मेशन बहुत ही थोड़ी सी आती है, ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हमें नज़र आती, तो उनको हम फाइनाइट इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। अब हम बात करेंगे हुक्स लॉ की, जो कि इलास्टिसिटी में इलास्टिक बिहेवियर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हुक्स लॉ की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो ये है जी, स्ट्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस अंडर इलास्टिक लिमिट। मतलब जो स्ट्रेन पैदा होगी स्ट्रेस अप्लाई करने से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अप्लाइड स्ट्रेस के, या दूसरे लफ्ज़ों में हम जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेन भी उसी लिहाज से बढ़ती जाएगी। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को स्ट्रेस को हमने एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्ट्रेन को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में चेंज करें तो एस इज़ इक्वल टू ई सिग्मा। ई यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पर अपीयर हो रहा है और ये बेसिकली इलास्टिक मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें टेंसाइल स्ट्रेस की, यानी कि अगर हमने लेंथ के लॉन्ग स्ट्रेस अप्लाई की हुई है जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, तो तब हमारे पास जो है वो एस इज़ इक्वल टू वाई सिग्मा आ जाएगा। वाई जो है ये यंग्स मॉडुलस है, तो यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो यंग्स मॉडुलस होगा। फिर अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमने अप्लाई की हुई है तो फिर हमारे पास जो रिलेशन आएगी एस इज़ इक्वल टू के सिग्मा आएगा। के यहाँ पे बल्क मॉडुलस है। और अगर हमने शेयर स्ट्रेस अप्लाई की है तो तब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, रिलेशन आएगी, दैट इज़ एस इज़ इक्वल टू जे सिग्मा। जी यहाँ पे जो है ये शेयर मॉडुलस है। अच्छा, अगर हम ग्राफ बनाएं स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान, तो स्ट्रेन को हमने वाई एक्सिस पर लिया, स्ट्रेस को हमने एक्स एक्सिस पर लिया। स्ट्रेन क्योंकि सेम क्वांटिटी की रेशो है इसलिए इसके कोई यूनिट नहीं होते। स्ट्रेस जो है इसके यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। तो हुक्स लॉ के मुताबिक जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं स्ट्रेन भी बढ़ती जा रही है, लीनियरली बढ़ती जा रही है। तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसके बाद जो है वो लीनियरली नहीं बढ़ती, बल्कि स्ट्रेस अगर थोड़ी सी बढ़ाएं तो स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, या बेसिकली स्ट्रेस अगर हम ज़्यादा करें तो स्ट्रेन जो है वो थोड़ी सी जो है वो बढ़ती है। तो वो पॉइंट जहाँ से आगे जो है वो ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहती, उस पॉइंट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। तो वहाँ तक जो इलास्टिसिटी होती है उसको प्रोपोर्शनल इलास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ तक अगर हम मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करके मटेरियल को छोड़ दें तो मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और अगर उस पॉइंट से आगे मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई कर दें आगे, तो फिर पॉइंट जो मटेरियल जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकेगा, बल्कि उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट हो जाएगी। तो उस पॉइंट को जहाँ से आगे डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाती है उस पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अच्छा, तो फिर इसके बाद इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हम मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करें, यानी कि हम मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो गया उसके बावजूद हम उसको जो है वो उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते जा रहे हैं, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिससे आगे जो है वो मटेरियल जो है वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा और टूटना शुरू हो जाएगा। तो वो पॉइंट जहाँ तक मटेरियल जो है वो नहीं टूटता उस पॉइंट को हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं और उसको सिग्मा एस या सी से रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर उसके बाद वो पॉइंट जहाँ पे मटेरियल जो है वो टूटना शुरू हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम फ्रैक्चर स्ट्रेन कहते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ तक हुक्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इलास्टिक लिमिट तक हम हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगरचे इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट से आगे, इलास्टिक लिमिट के दरमियान और प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते, लेकिन यानी कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा भी जो है वो फ़र्क नहीं है। यानी कि प्रोपोर्शनलिटी किसी हद तक फिर भी यहाँ पे जो है वो नज़र आती है, लाइन जो है उसमें इतनी ज़्यादा बेंडिंग भी नहीं आती। तो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी की। बेसिकली हमने बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स को शॉर्टली स्टडी किया, और इसको हमने डिटेल में स्टडी नहीं करना। जो मैंने आपको यहाँ पे लेक्चर में जितना कॉन्सेप्ट दिया है, आपने उसी पे फोकस रखना है। और इसके साथ साथ फिर हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस स्टडी की, वो आपने जो है वो एक दफ़ा रिव्यू कर लेनी है अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी की हैं, फिर उसके बाद हमने हुक्स लॉ स्टडी किया है। थैंक यू वेरी मच।